हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन किक ऑफ टू सक्सेस एनसीईआरटी समरी श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारा है चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक होते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है भूमंडलीय, जिसे लिथोस्फेयर भी कह देते हैं। लिथोस्फेयर भूपर्पटी की चट्टान और मिट्टी की पतली परत से मिलकर बना होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जब हम अध्ययन करेंगे तो वहां पर इसको प्रॉपर देखा जाएगा कि ये 100 किलोमीटर तक का जो भाग है वो लिथोस्फेयर होता है। पृथ्वी का वह भाग जिस पर हम खड़े रहते हैं वह भूपर्पटी ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। पृथ्वी अपने चारों ओर गैसों के एक आवरण को लपेटे हुए है, वह क्या कहलाता है? वायुमंडल। थर्ड, जलमंडल या हाइड्रोस्फेयर। पृथ्वी पर जितनी भी जल राशि है, चाहे वह महासागर, सागर, झील, नदी जिसके भी रूप में है, वह जलमंडल का ही भाग है। जब ये तीनों मंडल, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल मिलते हैं जिस स्थान पर, तो वह जीवमंडल बनता है। जीवमंडल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक सीमित क्षेत्र है। यहाँ पर स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं तथा सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूमंडल की, जिसे लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की परत, पतली परत से बना है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ गौर करने वाली बात है कि भूपर्पटी क्या होती है? धरातल का वह भाग जिस पर हम खड़े होते हैं भूपर्पटी कहलाता है, सामान्य शब्दों में। बाकी आगे देखते हैं तो इसके नीचे क्रस्ट, मेंटल और कोर पाए जाते हैं। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूमंडल जो है उसकी गहराई 100 किलोमीटर मानी जाती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक में पहले करवा चुकी हूँ, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। पृथ्वी की सतह 2 भागों में बांटी जाती है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे 0 माना जाता है। अगर हम पर्वत, फिर पठार और मैदान, इन तीनों को देख के किसी स्थान की ऊंचाई ज्ञात करें या गहराई ज्ञात करें तो वो अलग आएगी, क्योंकि यह मैदान से गहराई और ऊंचाई क्रमशः अलग होगी, इससे अलग होगी और पर्वत से अलग होगी। लेकिन यही बात अगर हम जल मंडल पे करें तो जल मंडल पे जो जलतल होता है उसका और जो तल होता है वो संपूर्ण पृथ्वी पर समान होता है। इसीलिए किसी भी ऊंचाई या किसी भी गहराई को समुद्र जलतल से मापा जाता है। क्लियर? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है, यह भी समुद्र तल से मापा गया है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त 11,022 मीटर गहरा है, यह भी समुद्र तल से इसकी गहराई है। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं और यह सब विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। अब ये कुछ ग्रीक भाषा के शब्द हैं और ये उनका अर्थ है। जैसे लिथोस का अर्थ है पत्थर, एटमॉस का वाष्प, ह्यूडर का जल और बायोस का जीवन। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो ये अपने सभी महाद्वीप और महासागरों की स्थिति है। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अपना वो है एशिया। ये एशिया की स्थिति है। एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत के द्वारा अलग किया जाता है तथा यहाँ पर तिब्बत का पठार स्थित है। भारत में या फिर कहिए एशिया में ही भारत में नवीन वलित पर्वत हिमालय स्थित है तथा साथ ही साथ यहाँ भारत के राजस्थान नहीं, प्राचीन वलित पर्वत अरावली भी देखने को मिलता है। इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट आता है यूरोप। यूरोप जो है उसमें आल्प्स पर्वत कर एक पर्वत पाया जाता है, जिसको हम हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इसके बाद अफ्रीका में चलते हैं तो अफ्रीका में एटलस पर्वत है, जो कि उत्तर पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल है, जो कि काफी बड़ा और गर्म मरुस्थल है। नील नदी ही अफ्रीका से निकलती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और अफ्रीका जो है वो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका के ऊपर आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर एक साइड और दूसरी साइड अटलांटिक महासागर है। इसमें रॉकी पर्वतमाला स्थित है और दूसरी तरफ पश्चिम में प्राचीन पर्वतमाला ब्लेशियन स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका से एक विस्तृत स्थल संधि पनामा के द्वारा जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं
दक्षिण अमेरिका में ये एंडीज पर्वतमाला है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यहाँ पर अमेजन नदी भी निकलती है जो कि ब्राजील में अधिकांशतः बहती है। नेक्स्ट ये है ऑस्ट्रेलिया, संसार का सबसे छोटा महाद्वीप, और ये जो है वह है अपना अंटार्कटिका। क्लियर? तो ये सारे अपने 7 महाद्वीप हो गए। इसके बाद हम देखते हैं महासागर की लोकेशन। सबसे पहला और आकार और क्षेत्रफल दोनों में सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन। आकार में दूसरा ऐसा आकार में फैला हुआ अटलांटिक ओशियन। हिंद महासागर इधर की तरफ है, दक्षिणी महासागर सदर्न ओशियन, और ये है अपना आर्कटिक महासागर। तो ये सभी महासागर और महाद्वीपों की स्थिति है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर विस्तृत है। पूरी तरह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा मध्य में से गुजरती है। तो यह है कर्क रेखा की अपनी स्थिति। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है, यहाँ पर यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। ये एशिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। 29 मई 1956 को एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, जो कि न्यूजीलैंड और क्रमशः भारत के थे, इन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। इसके बाद विश्व की पहली महिला के रूप में 16 मई 1975 में जापान की जुंको तोबई को जाना जाता है, और भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा बछेंद्री पाल थी, जो कि 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। तो ये महत्वपूर्ण डाटा है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम यूरोप। एशिया के पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर हमने देखा था यूराल पर्वत से अलग होता है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त है वो 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से निकलता है तथा 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीका। एशिया के बाद दूसरा स्थान जो है वह अफ्रीका का है। विषुवत रेखा लगभग मध्य से गुजरती है। तो विषुवत रेखा की जो स्थिति है वह इस तरीके से है यहाँ पर, इसलिए इसका ज्यादातर भाग कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों कर्क, मकर और विषुवत रेखाएं गुजरती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाली जो स्थिति है वो अपनी कर्क रेखा की है, और काफी दक्षिण से इसके जो निकलती है वो कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। क्लियर? नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा जो मरुस्थल है वह इसी महाद्वीप में है। तो सारा मरुस्थल जो है वो इस तरह से फैला हुआ है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जो कि अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। यहाँ से अपनी नील नदी निकलती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका से एक स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। ये पनामा स्थल संधि है जो कि पनामा देश के अधीन है। यह पूरी तरह से उत्तरी व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है तथा यह भी 3 ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज यहीं से उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। यह जो स्थिति है वो एंडीज की है। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, यहाँ ब्राजील में बहती है, और ये इसकी स्थिति है। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया, जो कि चारों ओर से सागर और महासागर से घिरा हुआ है तथा पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंटार्कटिका की। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये अपना दक्षिणी गोलार्ध का ध्रुवीय डायग्राम लिया गया है। दक्षिणी ध्रुव इसके मध्य में स्थित है। यह जो स्थिति है वह दक्षिणी ध्रुव की है। भारत ने अपना यहाँ शोध केंद्र मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री खोले हुए हैं। जनशून्य क्षेत्र है। केवल वैज्ञानिकों ने यहाँ पर अपने शोध केंद्र स्थापित किए हैं, जिसमें भारत के शोध केंद्र का नाम मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री है। क्लियर? नेक्स्ट जलमंडल देखते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल है। उस 71% भाग में से भी 97% महासागरों में पाया जाता है, और शेष 3% जल बर्फ, हिमानी और भूमिगत जल के रूप में मिलता है। यानी अधिकांश जल अलवणीय जल के रूप में है, इसीलिए पृथ्वी पर पेय जल की समस्या बनी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं महासागर। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां होती हैं, तरंग के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में और धाराओं के रूप में। अब यहाँ पर जो अपने 5 महासागर हैं उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ये पूरी जो स्थिति है वो प्रशांत महासागर की है, काफी बड़ा है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। विश्व का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त जो जिसकी गहराई है
11,022 मीटर समुद्र तल से प्रशांत महासागर में ही स्थित है और इसकी आकृति कैसी है, लगभग वृत्ताकार आकृति है। क्लियर? उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और आप चाहो तो इन सब चीजों को एटलस में भी देख सकते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है आकार के आधार पर। ये अटलांटिक महासागर की स्थिति है जो कि एस आकार में फैला हुआ है। तटरेखा अत्यधिक दंतुरित है जो कि पोताश्रय और पतनों के लिए उपयोगी है। जिस भी महाद्वीप की या कहें महाद्वीप का किनारा या फिर महासागरों की तटरेखा दंतुरित यानी कटी फटी होती है, वहां पर जलाशयों बंदरगाहों का अच्छा विकास हो जाता है, जिस हेतु व्यापार की दृष्टि से भी वो अधिक उपयोगी रहते हैं क्योंकि जहाज आराम से आ जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंद महासागर, किसी देश के नाम पर नामित एकमात्र महासागर और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ये जो है वह अपना हिंद महासागर है। दक्षिणी महासागर की अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। ये अगर अपन ने लास्ट जो अभी दक्षिणी ध्रुव का डायग्राम देखा था, उसमें बीच में स्थलीय भाग था और चारों तरफ जलीय भाग था, तो वही जलीय भाग जो है वो सदर्न ओशियन है जो कि 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं आर्कटिक महासागर। उत्तरी, ये वाला जो आर्कटिक महासागर है, उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। ये इस तरह से यहाँ पर बेरिंग जल संधि की लोकेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं वायुमंडल। गैसों की पतली परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है वायुमंडल कहलाती है, और वायुमंडल जो है वो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसकी घटकों, तापमान व अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है और इनकी स्थिति ऐसी है। पहला है क्षोभ मंडल, फिर ये है समताप मंडल, ये है मध्य मंडल, ये है आयन मंडल और सबसे ऊपर है बहिर्मंडल। ये इनकी स्थिति हमें नीचे से पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में ऊपर तक जाने पर क्रमानुसार याद रखनी होती है। वायुमंडल में 99% भाग पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का अगर देखें तो 78% भाग है और ऑक्सीजन का 21% भाग है। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन आते हैं। क्लियर? ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने के लिए बहुत आवश्यक है। नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा काफी कम है। यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी को गर्म रखती है। यह पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए भी बहुत उपयोगी है। वायुमंडलीय घनत्व समुद्री तल पर सर्वाधिक होता है। वायुमंडलीय घनत्व किसे कहते हैं? संपूर्ण वायुमंडलीय परतों का जो दबाव होता है वह वायुमंडलीय घनत्व कहलाता है और वह सर्वाधिक कहाँ होता है? समुद्री तल पर। और जैसे जैसे हम स्थल से ऊपर की ओर, आकाश की ओर जाते हैं तो यह क्रमशः कम हो जाता है। अब हम देखते हैं भूमंडलीय तापन। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी के ताप का बढ़ना ही भूमंडलीय तापन कहलाता है। नेक्स्ट फोर्थ है जीवमंडल या बायोस्फीयर। यह एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल, वायु एक साथ मिलते हैं और यह जीवमंडल कहलाता है। यहाँ पर आप ये डायग्राम में देखेंगे, ये अपना है स्थल मंडल, ये है वायुमंडल और ये है जलमंडल। जब ये जिस स्थान पर तीनों मिलते हैं वही क्या कहलाता है? जीवमंडल। यहाँ सूक्ष्म जीव एवं बैक्टीरिया से लेकर स्तनधारियों तक की बहुत प्रजातियां पाई जाती हैं। वायु का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। भूमंडलीय तापन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी के ताप का बढ़ना ही वायुमंडलीय तापन कहलाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। यहाँ पर 2 कीवर्ड हम देखते हैं, एक तो अपना है जल संधि और जो दूसरा है वह है स्थल संधि। जल संधि किसे कहते हैं? जल का सकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशियों को जोड़ता है, जल संधि कहलाता है। वहीं अगर हम स्थल संधि की बात करें तो स्थल का सकरा भाग जो 2 बड़ी स्थलीय भागों को जोड़ता है, स्थल संधि कहलाता है। जैसे पनामा स्थल संधि है और भारत के दक्षिणी बिंदु और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य है, वह एक जल संधि है।
आपका चैप्टर क्लियर हो गया। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए।